अभी तक हमने चैप्टर 3 है उसमें पढ़ लिया था। एक तो पढ़ा था कंप्यूटर कम्युनिकेशन। अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं वो अगर आपस में बातचीत करें या डाटा का आदान प्रदान करें, सूचना को क्या करें, आदान प्रदान करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन। दूसरा है कि अगर दो या दो से अधिक कम्युनिकेशन करने के लिए यदि हम दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर उपकरण हैं उनको आपस में किसी भी माध्यम से जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्किंग के लिए हमें कुछ उपकरण चाहिए होते हैं, तो नेटवर्क डिवाइस, हम क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्क डिवाइस। एक मिनट को, नेटवर्क डिवाइस। देखो नेटवर्किंग या दो से अधिक जब आप कंप्यूटर को जोड़ते हो तो उसमें कुछ डिवाइस है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें नेटवर्किंग के समय कौन कौन से उपकरण या डिवाइस की आवश्यकता होती है और उनकी क्या क्या फंक्शनलिटी है। देखो नेटवर्क डिवाइस वे उपकरण या इकाई होती है या होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस वे उपकरण या डिवाइस होते हैं जो नेटवर्किंग या नेटवर्क के अंदर डाटा का आदान प्रदान करने के लिए हम उन डिवाइस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इन्हें नेटवर्क डिवाइस उपकरण या इक्विपमेंट कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नेटवर्क उपकरण या नेटवर्क इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो समझ में आ गया। अपन नेटवर्किंग करते समय जिन जिन डिवाइस की आवश्यकता होती है जो डाटा का आदान प्रदान करने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क डिवाइस। तो हमारा जो सबसे पहला डिवाइस है वो कौन सा है, मोडेम। कौन सा है, मोडेम। आप लोगों ने देखा होगा जो अपने BSNL की लैंडलाइन के थ्रू जब आप कंप्यूटर को जोड़ते हो तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, मोडेम की। किसकी आवश्यकता होती है, मोडेम की। देखो मोडेम, मोडेम शब्द मॉड्यूलेशन से MO और डीमॉड्यूलेशन से DEM को आपस में जोड़कर बनाया गया है। जो मोडेम है उसके अंदर दो शब्द प्रयुक्त किए हुए हैं। पहला है मॉड्यूलेशन जिससे MO उठाया गया और दूसरा है डीमॉड्यूलेशन जिसे उठाया DEM। तो इसको पूरा नाम क्या हो गया, मोडेम। तो मोडेम करता क्या, देखो जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में क्या करता है, ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको किस में बदलता है, डिजिटल सिग्नल के अंदर। और यदि आपके पास डिजिटल सिग्नल है तो उसको ये किस में रूपांतरित करेगा, एनालॉग में। किस में रूपांतरित, एनालॉग। तो मोडेम करता क्या है, मोडेम का एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है कि ये एकदम प्योर हार्डवेयर है। क्या है, प्योर हार्डवेयर है। और ये क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में बदलता है और जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल है इसको किस में बदलता है, एनालॉग के अंदर बदलता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है। ध्यान रखना, अगर आप डिजिटल संकेत हैं और उसको किस में बदलते हो, एनालॉग के अंदर। किसके अंदर बदलते हो, एनालॉग के अंदर। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। और यदि आपके पास एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। और जो एनालॉग सिग्नल है इसको हम अगर किस में बदल रहे हैं, डिजिटल के अंदर, तो इसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग सिग्नल भेजे जा सकते हैं। सभी को पता है जो टेलीफोन लाइन के अंदर जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो कौन से होते हैं, एनालॉग होते हैं। जबकि जो हमारा कंप्यूटर है केवल किसको समझता है, डिजिटल सिग्नल को समझ सकता है। यानी हम टेलीफोन के द्वारा अगर सिग्नल भेज रहे हैं तो टेलीफोन के द्वारा तो हम केवल एनालॉग सिग्नल भेज सकते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर है वो केवल किसको समझता है, डिजिटल सिग्नल को। और डिजिटल सिग्नल ही उत्पन्न कर सकता है। जो हमारा कंप्यूटर है वो केवल डिजिटल सिग्नल है उसको समझ सकता है और उसी को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। अब टेलीफोन लाइन है और हमारे कंप्यूटर है। टेलीफोन लाइन के अंदर एनालॉग सिग्नल है और कंप्यूटर है
वो केवल डिजिटल को समझ सकता है और डिजिटल ही भेज सकता है, यानी उत्पन्न कर सकता है। अब अगर हमने को इन दोनों डिवाइस के मध्य या दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, यानी ये सूचना का क्या कर सके, आदान प्रदान, तो हमें एक डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं? मोडेम। मोडेम को इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। मोडेम को हम क्या कहते हैं? मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट के रूप में भी काम करता है और आउटपुट रूप में भी काम करता है। ये एक प्योर हार्डवेयर है। ये क्या है? एकदम प्योर क्या है? हार्डवेयर है। तो आप ये देख सकते हो, ये किसके उदाहरण है? मोडेम के। तो एक थोड़े से कंफ्यूजन मत हो ना, जब कंप्यूटर से कोई सिग्नल भेजे जाते हैं, यानी डिजिटल से अगर टेलीफोन लाइन पर भेज रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है और एनालॉग को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। चलो अब अगला डिवाइस देखते हैं। अगला है रिपीटर। कौन सा है? रिपीटर। देखो कई बार क्या होता है, जब अपन सिग्नल लंबी दूरी पर भेजते हैं तो जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। वो क्या हो जाती है? वीक। और हम चाहते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे आगे तक, तो हमें बीच में एक डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं रिपीटर। क्या कहते हैं? रिपीटर। देखो सभी ट्रांसमिशन माध्यमों में संकेत कुछ देरी चलने के पश्चात कमजोर पड़ जाते हैं, यानी जितने भी ट्रांसमिशन मीडिया है, माध्यम है, जिसके द्वारा अपन अगर सिग्नल भेज रहे हैं तो कुछ दूरी के बाद में वो सिग्नल धीरे धीरे क्या पड़ने शुरू हो जाता है? कमजोर पड़ने शुरू हो जाता है। अतः कमजोर सिग्नलों को रीजनरेट यानी उसको दोबारा उत्पन्न करना पड़ता है, या एम्पलीफायर यानी उससे मजबूती प्रदान करनी पड़ती है। या तो उसको हमें रीजनरेट करना पड़ता है या फिर उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। संकेतों यानी सिग्नल को एम्पलीफायर करने वाली डिवाइस को ही रिपीटर कहते हैं। जो सिग्नल है उसको एम्पलीफायर यानी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने को ही हम क्या कहते हैं? बढ़ाने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? रिपीटर कहते हैं। सामान्यतः रिपीटर दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः रिपीटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो एम्पलीफायर होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो संकेत आ रहे हैं उसको वापस इसमें कोई फेरबदल नहीं करते। जो उनके पास संकेत प्राप्त हो रहे हैं वो उनको और मजबूती से आगे भेज देते हैं। अगर पीछे से संकेत आ रहे हैं और उसमें कुछ नॉइस आ गई तो इसमें कोई कुछ नहीं करेंगे। ये क्या एम्पलीफायर क्या करेंगे? उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करके भेज देंगे। जो सिग्नल रीजनरेशन डिवाइस होते हैं, जो रिपीटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो उसमें साथ में जो नॉइज़ आ रही है, यानी जब दूर से जो सिग्नल आया, कुछ सिग्नल उसमें कमज़ोर और चेंज हो गया या कुछ में कुछ बदलाव हो गया, तो ये उसको वापस रीजनरेट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास दो लेन है। क्या है? लेन। अब लेन की दूरी बढ़ानी है तो हम बीच में एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रिपीटर। क्या कहते हैं? रिपीटर। तो इसमें अपने ये भी कह सकते हैं लेन की जो स्ट्रेंथ है यानी लेन की जो लंबाई है बढ़ाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिपीटर का। लेन की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिपीटर का। ठीक है। रिपीटर क्या करता है? यदि आप सिग्नल लंबी दूरी तक भेजना चाहते हो तो कुछ दूरी के बाद सिग्नल क्या पड़ जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ को वापस उत्पन्न करने के लिए या मजबूती प्रदान करने के लिए हम बीच में किसका इस्तेमाल करते हैं? रिपीटर का। देखो एक रिपीटर होता है एम्पलीफायर। ये केवल सिग्नल को एम्पलीफाई करने का ही काम करता है। ये क्या करता है? जो सिग्नल है उसको वापस स्ट्रेंथ मजबूत बनाकर इसको आगे भेज देता है। यह मुख्यतः सिग्नल के साथ अवांछित जो नॉइस आती है, जो अवांछित जो सिग्नल या संकेत हैं जो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, को भी एम्पलीफायर कर देता है। यानी ये क्या करता है कि जब ये एम्पलीफाई करता है तो इसके पास जो संकेत आ रहे हैं तो कुछ संकेत तो सही है और कुछ अवांछित संकेत हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों को ही एक साथ एम्पलीफाई करके आगे भेज देता है। ये इसमें छंटाई नहीं यानी फिल्टरिंग नहीं कर सकता। सिग्नल रीजनरेशन डिवाइस, इन रिपीटर में सिग्नल में से नॉइस जो अवांछित संकेत हैं
जो सामने वाले ने भेजे नहीं है, बस समय के साथ उसमें के अंदर मिक्स हो गए, दूरी के साथ उन सिग्नलों के साथ क्या हो गया, कुछ और सिग्नल मिक्स हो गए। तो ये क्या करता है, सिग्नल के साथ जो नॉइस होती है, जो अवांछित संकेत है को पता करने की क्षमता होती है। तो इनमें क्या होती है, जो नॉइस है उसको फिल्टर करने या छांटने की क्षमता होती है। नॉइस को अलग कर उसे मूल रूप से पुनः सर्जित यानी रीजनरेट तथा उसे एम्पलीफाई करते हैं। तो ये क्या करता है, नॉइस को अलग करने के बाद जो मूल सिग्नल है, मूल सिग्नल पुनः सर्जित कर दे, यानी रीजनरेट कर दे, सिग्नल को वापस क्या कर देता है, रीजनरेट करता है, और साथ में उसे क्या करता है, एम्पलीफाई करते हैं। ये उपेक्षाकृत क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो इस प्रकार के डिवाइस क्या आएंगे, महंगे आएंगे। तो हम रिपीटर पढ़ लिया। रिपीटर क्या करता है, अगर सिग्नल लंबी दूरी पर भेजने हैं तो समय के साथ उसमें जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर का। और रिपीटर दो प्रकार से कार्य करता है, एक तो वो एम्पलीफाई कर सकता है और दूसरा है रीजनरेट, या सिग्नल को रीजनरेट। जो एम्पलीफाई वाला है वो जो पीछे से सिग्नल आ रहे हैं, वो सिग्नल आ रहे हैं उसके साथ में अवांछित जो नॉइस आ रही है उनको भी साथ में क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। जबकि सिग्नल रीजनरेट क्या करता है, उस नॉइस को हटाकर फिर उसे वापस क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। अगला है ब्रिज। अगर आपके पास दो लेन है और उनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रिज का। किसका इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रिज का। ब्रिज दो लेनों को आपस में कनेक्ट करता है। ब्रिज क्या करता है, दो लेन को आपस में कनेक्ट करता है जो एक जैसे प्रोटोकॉल पर काम करती है। अब इसमें ध्यान रखना कि ये क्या करता है, दो लेन है अलग अलग, उनको आपस में तो जोड़ता है, लेकिन शर्त इसकी है कि दोनों लेन का जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा होना चाहिए। काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, एक जैसा है, यानी वो एक जैसे प्रोटोकॉल का क्या कर रही हो, इस्तेमाल कर रही हो। ये फॉरवर्डिंग करने के साथ ही फिल्टरिंग भी कर सकती है। तो ब्रिज क्या कर सकता है, देखो अगर इस तरफ से कुछ सिग्नल आ रहे हैं, इस कंप्यूटर से अगर अपने को यहाँ सिग्नल भेजते हैं तो यहाँ पर आएगा हब के पास, यहाँ आया ब्रिज के पास। तो ब्रिज यहाँ से फिल्टर करेगा, क्या करेगा, फिल्टर, कि अपने को ये सभी डिवाइस के अंदर नहीं भेजेगा, सभी डिवाइस के अंदर डाटा नहीं भेजेगा। ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। अगर अपने को इसको भेजने, केवल इसी डिवाइस को डाटा भेजेगा, शेष डिवाइस को डाटा नहीं भेजेगा। जबकि रिपीटर क्या करता है, वो सभी को भेजता है। रिपीटर क्या करता है, सभी को भेजता है। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है, देखो डाटा आगे भेजना, ये ब्रिज है। फॉरवर्डिंग यानी डाटा आगे भेज देता है और साथ में ये क्या करता है, फिल्टर भी करता है। साथ में ये क्या करता है, फिल्टर भी करता है, यानी ये पता लगाता है कि ये डाटा किस डिवाइस के लिए है या लैन के अंदर कौन से डिवाइस को ये डाटा भेजने हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं ये डिसाइड करता है, तो ये तो अधिक हो जाएगा। ब्रिज क्या करता है, जैसे यहाँ से इसने सिग्नल जनरेट किए, ब्रिज के पास आएगा, तो ब्रिज पहले तो फिल्टर करेगा कि ये जो डाटा है वो ब्रिज के दूसरी तरफ भेजना है कि नहीं है। तो ये तो अगर फिल्टरिंग, और अगर भेजना है तो आगे भेजता है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग। यानी फॉरवर्डिंग है डाटा आगे भेजना, फिल्टरिंग यानी वो आगे डाटा भेजने हैं कि नहीं। नोड्स की संख्या बढ़ने पर लैन में प्रभावी डाटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है। देखो अगर लैन के अंदर नोड्स बढ़ाते हैं तो उसके जो डाटा स्थानांतरण है, डाटा ट्रांसफर की गति है, वो कम हो जाती है, जिससे इसकी कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। जिससे क्या होता है कि इसकी जो कार्य क्षमता है उस पर क्या पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। इसका समाधान ये है कि हम अलग अलग लैन को आपस में जोड़ दिया जाए। तो इसका समाधान क्या है भाई, अगर लैन बड़ी है, नोड्स बढ़ाते हैं तो उसमें ट्रांसफर की गति कम हो जाती है, और इसका समाधान ये है कि हम अलग अलग लैन को आपस में जोड़ दें। इसका समाधान क्या है कि अलग अलग लैन को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे नेटवर्क में अधिक नोड्स जोड़े जा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, नेटवर्क में बहुत अधिक नोड्स आप जोड़ सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए ब्रिज सर्वथा उपयुक्त डिवाइस कही जा सकती है। इसके लिए ब्रिज क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त डिवाइस है। ये सिग्नल को भेजने के साथ साथ रीजनरेट भी
कर सकता है, यानी ये सिग्नल को आगे जो फॉरवर्ड करता है साथ में वापस क्या करता है, रीजनरेट भी कर सकता है। और एक ब्रिज की खासियत ये है, ये 2 पोर्ट डिवाइस है। कैसा है? हम कहेंगे जो ब्रिज है वो कैसा है, से साथ में और लिखना, ब्रिज 2 पोर्ट्स डिवाइस है। ब्रिज कैसा है? 2 पोर्ट, यानी एक तो इस तरफ पोर्ट होगा और एक इस तरफ, यानी ब्रिज के अंदर कितने पोर्ट्स लगे होते हैं? केवल 2 पोर्ट्स लगे होते हैं। अगला है राउटर। कौन सा है? राउटर। तो अगर अपन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, हम किससे कनेक्ट होना चाहते हैं? इंटरनेट से, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? राउटर की। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? राउटर की। या फिर अपन कह सकते हैं, अगर हमारे पास लैन नेटवर्क है और अगर इसको अपन वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? राउटर की। या 2 से अधिक नेटवर्क है, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है ये? अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक नेटवर्क है, इसको अगर आप कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर का उपयोग किया जाता है। लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है? अधिकतर लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको अगर वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? राउटर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? राउटर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? राउटर का। राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। जो राउटर है वो ब्रिज की तुलना में क्या करता है? बहुत अधिक दक्षता के साथ कार्य करता है। राउटर में इससे जुड़ी सभी नेटवर्कों से डाटा प्राप्त कर सकता है। राउटर क्या कहता है? राउटर से जुड़े हुए जितने भी नेटवर्क है वो उनसे डाटा क्या करता है? प्राप्त कर सकता है। और पहुंच के पते यानी डेस्टिनेशन एड्रेस के आधार पर उन्हें आगे अग्रसित यानी सेंड कर देता है। तो राउटर क्या करता है? ये देखो, इंटरनेट है, यहाँ से कनेक्ट हुआ, तो ये राउटर पता लगाता है, जैसे डाटा इंटरनेट से राउटर के पास है तो राउटर ये पता लगा सकता है कि ये डाटा किस डिवाइस यानी इसका डेस्टिनेशन एड्रेस किस पते पर भेजना है। तो ये कौन पता लगा सकता है? राउटर का। तो हमें ये ध्यान रखना, अगर आपको 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ना है तो हम इस्तेमाल करते हैं राउटर का। अब वो कहोगे सर आप ब्रिज का भी इस्तेमाल करें, लेकिन ब्रिज अधिकतर जो लैन होती है, 2 लैन को आपस में जोड़ना है तो ब्रिज का इस्तेमाल करो। अगर आप अपनी लैन को इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर का। राउटर और ब्रिज में एक डिफरेंस होता है। ब्रिज क्या करता है? डाटा को फिल्टर कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जहाँ पर सूचना को पहुँचानी है उसका ये पता नहीं लगा सकता, जबकि राउटर को डेस्टिनेशन एड्रेस का पता मालूम होता है और वो सूचना उसके पास भेज देता है। अगला है गेटवे। कौन सा है? गेटवे। तो यदि अभी जो हमने पढ़े थे ये सभी सेम प्रोटोकॉल पर काम करते हैं। किस पे करते हैं? सेम प्रोटोकॉल। तो कई बार क्या होता है कि अब अलग 2 नेटवर्क हैं जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, और अगर आपको उनको आपस में जोड़ना है तो हमें जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे। यह भी ब्रिज और राउटर की तरह ही अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाली युक्ति एंड डिवाइस है। तो ये भी क्या है? ब्रिज और राउटर की तरह 2 अलग अलग नेटवर्क हैं, उनको आपस में जोड़ने का क्या करता है? कार्य करते हैं। गेटवे की तकनीक राउटर से भी अधिक जटिल होती है, लेकिन जो गेटवे की जो तकनीक है वो राउटर से क्या होती है? अधिक जटिल होती है। इसकी सहायता से 2 एकदम भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। तो हम गेटवे की सहायता से जो एकदम भिन्न भिन्न यानी जो नेटवर्क अलग अलग जो अपन 2 नेटवर्क जोड़ रहे हैं वो दोनों के अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप आकर आपस में जोड़ सकते हैं। यहाँ 2 एकदम भिन्न भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। ये कार्य रिपीटर ब्रिज अथवा राउटर के द्वारा संभव नहीं है। अगर आप 2 अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ना चाहते हो
तो ये कार्य आप ब्रिज, राउटर या रिपीटर के द्वारा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? गेटवे की। गेटवे दो अलग अलग नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करते हैं। गेटवे जो दो नेटवर्क को जोड़ रहे हैं, वो दोनों नेटवर्क क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करते हैं, उसे कनेक्ट करता है। गेटवे क्या करता है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले जो नेटवर्क है उनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। यह प्रोटोकॉल के रूपांतरण के अलावा यदि दो नेटवर्कों में भिन्न भिन्न एड्रेस स्कीम हो तो गेटवे एड्रेस रूपांतरण का भी कार्य करता है। तो देखो, अगर अपन ये तो हम कह ही रहे हैं भाई गेटवे क्या करता है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क उसको आपस में कनेक्ट करेगा। जब आप दोनों आपस में जोड़ेगा तो प्रोटोकॉल को ये रूपांतरित करेगा, एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर रूपांतरित करेगा, परिवर्तित करेगा। लेकिन अगर दोनों नेटवर्क के अंदर जो एड्रेस है, क्या है? एड्रेस स्कीम, यानी जो एड्रेस लिखने का, जो डिवाइस का एड्रेस लिखने का तरीका है, वो भी अगर भिन्न भिन्न है तो गेटवे उसको भी रूपांतरित करता है। यानी गेटवे क्या कर सकता है? एक नेटवर्क जिसके प्रोटोकॉल और एड्रेस स्कीम अलग अलग है, उसको दूसरे नेटवर्क के साथ क्या करता है? रूपांतरित करता है। ये तुलनात्मक रूप से अधिक महंगे होते हैं। ये तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? अधिक महंगे होते हैं, और इनकी स्थापना, रख रखाव और प्रचालन, देख रेख, उपेक्षा कर क्या होती है? जटिल होती है। तो गेटवे समझ में आ गया। अगर दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले जो नेटवर्क हैं, अगर उनको आपस में जोड़ना चाहते हो तो ये काम आप ब्रिज, रिपीटर या राउटर के द्वारा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक अलग से डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं गेटवे। ठीक है, तो गेटवे क्या करता है? ये तो प्रोटोकॉल को तो रूपांतरित करता है, ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर। साथ में ये अगर दोनों नेटवर्क अलग अलग एड्रेस स्कीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनको भी रूपांतरित करता है। अब है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर, देखो, अगर अपनी पीसी है, कंप्यूटर है, अगर उसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, आपको पता है हमारे पीसी के अंदर एक कार्ड लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसके अंदर जो केबल लगाने के लिए जो कनेक्टर होता है, जो ये होता है, जिसके अंदर 8 पिन होती है। कितनी पिन होती है? 8 पिन होती है। देखो, RJ45 यानी इसके जो RJ की फुल फॉर्म क्या होती है? रजिस्ट्रेड जैकेट। रजिस्ट्रेड जैकेट संयोजक यानी कनेक्टर एक भौतिक संयोजक युक्त यानी डिवाइस है, यानी फिजिकल डिवाइस है, जो दिखने में केबल जैसी होती है। ये कैसी दिखती है? एक केबल जैसी ही दिखती है, जिसमें 8 पिन होती हैं। इसके अंदर कितनी पिनें लगी होती हैं? 8। कितनी पिन लगी होती है? 8 पिन होती है। RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्यतः नेटवर्किंग केबलिंग व नेटवर्किंग के अंदर किसके केबलिंग और टेलीफोन अनुप्रयोग में किया जाता है। तो इस केबल या जो कनेक्टर है, इसका अधिकतर इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर आप नेटवर्किंग के अंदर जो केबलिंग होती है, केबल होती हैं, उसके अंदर हम जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो टेलीफोन लाइन है, उनके अंदर जो केबल को कनेक्ट करने का होता है, वो भी क्या होता है? और RJ45 कनेक्टर होता है। तो समझ में आ गया RJ45 क्या करता है? जो नेटवर्किंग के अंदर जो हम करते हैं लैन के अंदर है, तो इसमें जो हम केबलिंग करते हैं, जो केबल होती हैं जिसे हम नेटवर्क आपस में जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम किसकी आवश्यकता है? RJ45 कनेक्टर की। ये देखो, इथरनेट कार्ड। क्या है? इथरनेट कार्ड। देखो, इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्योंकि इस कार्ड के द्वारा ही, ये देखो ये केबल है, वो इस पोर्ट के अंदर लगती है। ठीक है, इस पोर्ट के अंदर लगती है। तो इस कार्ड के द्वारा ही आपका जो कंप्यूटर है, जो पीसी है, वो इंटरनेट से क्या होता है? केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। अगर आप अपने पीसी को केबल के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? NIC या इथरनेट कार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। वास्तव में ये एक लैन अडेप्टर, क्या होता है? ये लैन अडेप्टर है। यानी ये क्या? लैन
अडेप्टर है, तो लैन के अंदर इसी का इस्तेमाल होता है। लैन के अंदर केबल के द्वारा जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए अगर कंप्यूटर के अंदर ये अडेप्टर होगा तो ही अपन उस कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएंगे। किसी कंप्यूटर को लैन से जोड़ने के लिए इसे मदरबोर्ड कहाँ पर लगाया जाता है? मदरबोर्ड के एक स्लॉट में लगाया जाता है। यानी अगर आपको कंप्यूटर है उसको लैन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप NIC कार्ड है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है उसके एक स्लॉट में लगाया जाता है। इस कार्ड से केबल को जोड़ने पर कंप्यूटर लैन से जुड़ जाता है। तो इस कार्ड के अंदर अपन जब केबल को जोड़ते हैं तो हमारा कंप्यूटर उस लैन से जो लोकल एरिया नेटवर्क है उससे क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर व नेटवर्क के बीच भौतिक संपर्क बनाता है। जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो अपना कंप्यूटर है और जो अपना नेटवर्क है, इनके बीच में भौतिक संपर्क यानी फिजिकली रूप से इसके द्वारा ही कनेक्ट होते हैं। फिजिकल में समझते हो, क्योंकि केबल ही इस कार्ड के अंदर लगेगी तो भौतिक रूप से कहाँ कनेक्ट होते हैं? यहीं पर कनेक्ट होते हैं। प्रत्येक NIC का एक विशिष्ट पता होता है। जो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ना, इसका एक विशेष पता होता है। इसका क्या होता है? एक विशिष्ट पता होता है जिसे मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। इस जो विशिष्ट पता उसको हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस, जिसे कहते हैं फुल फॉर्म में मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, जो 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। अब इसमें अगर आप आगे पढ़ना चाहो, ये जो 48 बिट है वो 6 भागों में डिवाइड होते हैं। कितने भागों में डिवाइड होते हैं? 6 भागों के अंदर। एक मिनट थोड़ा देख ही लेते हैं। ठीक है, 6 ग्रुप बने होते हैं और ये जो नंबर लिखे होते हैं वो लिखे जाते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। किसके अंदर लिखे जाते हैं? हेक्साडेसिमल के अंदर लिखे जाते हैं। फिर अपन इसका IP एड्रेस पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैक एड्रेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक भी होस्ट क्या होता है? नेटवर्किंग के अंदर होस्ट क्या होता है? देखो, वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के प्रोग्रामों का निष्पादन करना होता है। जो वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? जो उपयोग करता है नेटवर्क के अंदर उनके प्रोग्रामों या उनके जो डाटा है उनका एग्जीक्यूशन करना यानी निष्पादित करना होता है, या उनको सूचना उपलब्ध करवाना होता है। इन कंप्यूटर को होस्ट कहा जाता है। यानी ऐसे सभी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो उपयोगकर्ताओं को कुछ न कुछ सूचना या उनके प्रोग्रामों का एग्जीक्यूशन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। किसी एक कंप्यूटर को होस्ट तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता हो जिसका उपयोग नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर या उपकरण कर सके। यानी अगर अपन किसी कंप्यूटर है उसको होस्ट कब कहेंगे? अगर वो कुछ ऐसी सेवाएं दे रहा हो जिसका उपयोग नेटवर्क में जो जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर हैं या उपकरण हैं वो उनका उपयोग कर रहे हो। तो होस्ट क्या होता है? नेटवर्क के अंदर एक ऐसा कंप्यूटर जो कुछ इंफॉर्मेशन या सूचनाएं या फिर कोई प्रोग्राम है वो दूसरे कंप्यूटर या उपकरण के लिए, दूसरे कंप्यूटर या उपकरण उनका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे नेटवर्क के अंदर? होस्ट। आ गया समझ में? भाई ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क के अंदर कुछ सूचनाएं अन्य कंप्यूटर डिवाइस के लिए उपलब्ध करवाता है उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। तो पूछेंगे सर नोड्स किसे कहेंगे? देखो, लैन से जुड़ी कोई भी युक्ति या उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, फ्लोटर, मॉडेम आदि नोड्स कहलाते हैं। यानी लैन के अंदर जितने भी आप डिवाइस या उपकरण काम में लेते हैं जुड़े हुए, उन सबको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। प्रत्येक नोड्स का एक विशिष्ट पता है, यूनिक एड्रेस होता है। तो प्रत्येक नोड्स का भी क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे मशीन एड्रेस कहते हैं, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, या तो मशीन एड्रेस कह सकते हो या क्या कह सकते हो? मैक एड्रेस कह सकते हो। एक नोड लैन में स्थित किसी भी नोड के साथ संचार यानी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो अगर लैन के अंदर जितने भी नोड्स हैं, हम ये कह सकते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर जो अंतिम उपयोगकर्ता होता है ना उसको हम नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स।
और सभी नोड्स आपस में सूचना का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अगला है बैकबोन केबल। देखो हमने पहले पढ़ी थी एक लैन है ना, नहीं नेट क्या, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर बीच में क्या बची जाती है, एक केबल जिसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, टर्मिनल, और डिवाइस आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये बीच वाली केबल होती है ना, इसको अपन क्या करते हैं, बैकबोन केबल। क्या कहते हैं, बैकबोन केबल। देखो ये एक उच्च बैंडविड्थ संयोजक है, यानी हाई बैंडविड्थ लिंक होता है। ये क्या होता है, हाई बैंडविड्थ वाला लिंक होता है, जिससे अनेक नोड्स या हब जोड़े जा सकते हैं। इनडायरेक्ट कह सकते हैं, एक केबल ही होती है, लिंक कह सकते हैं, क्या होती है, केबल होती है हाई बैंडविड्थ वाली, यानी इसके अंदर बहुत अधिक सूचना का हम आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अनेक नोड्स या हब को जोड़ा जा सकता है, जिसके माध्यम से बहुत सा डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से एक है ना, इसके माध्यम से बहुत सा डाटा एक साथ गुजर सकता है। यानी इसके अंदर एक साथ बहुत सारे डाटा एक साथ अपन ट्रांस या गुजर सकते हैं। किसी संस्था या बड़ी बिल्डिंग में स्थित विभिन्न लैन को बैकबोन केबल के माध्यम से जोड़कर एक विस्तृत कैंपस एरिया है ना, विस्तृत नेटवर्क बनाया जा सकता है। अगर आप एक केबल है, बिल्डिंग या संस्था है, अगर वो अपने सभी कंप्यूटर को लैन के द्वारा जोड़ना चाहते हैं तो हम एक केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन केबल। क्या कहते हैं, बैकबोन केबल। अगला है हब। देखो अगर अपन चाहते हैं नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे कंप्यूटर को एक ही डिवाइस से कनेक्ट करना है, तो हम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हब का। देखो इसे मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जो रिपीटर होता है वो क्या है, दो लैन को आपस में कनेक्ट करता है। उसके अंदर कितने पोर्ट होते हैं, दो ही पोर्ट होते हैं। और यदि अपन चाहते हैं बहुत सारे नोड्स को एक साथ कनेक्ट करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हब का। इसे मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहा सकता है, रिपीटर भी कहा जाता है। यह लैन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लैन में एक केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट का कार्य करता है। अगर अपन क्या लैन के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर का हब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसका काम करता है, सेंटर पॉइंट का। आप नाम पढ़े, हम एक टोपोलॉजी पढ़ी थी, कौन सी, स्टार टोपोलॉजी, जिसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हब का। लैन को सभी नोड्स केबल के द्वारा हब से जुड़े होते हैं, और एक लैन के किसी दो नोड्स के बीच होने वाला संचार में समस्त डाटा संकेत हब के माध्यम से ही होकर गुजरते हैं। और इसका इस्तेमाल अपन अगर कोई पूछे तो किस में इस्तेमाल करते हैं, ट्री टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया। हब क्या होता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। अगर अपन चाहते हैं बहुत सारे कंप्यूटर लैन के अंदर कनेक्ट, एक सेंटर कंप्यूटर या एक डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हब का। ठीक है, और हब है तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखो पहला होता है डिम हब, या उससे डिम हब। यह हब केवल संकेतों को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का ही कार्य करता है। तो ये क्या करता है, जैसे ये हब है, मान लो अपन ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को सूचना भेजना चाहता है, तो यह यहाँ से हब से होते हुए यहाँ पर सूचना भेज सकता है। इसके अलावा ये कुछ भी काम नहीं करेगा, इसके अलावा ये कुछ भी काम नहीं करेगा। और ये ध्यान ये रखना, ये जो जैसे यहाँ से सूचना जाएगी तो ये सभी के पास जाएगी, सभी कंप्यूटर के पास जाएगी, और जिसको एक्सेप्ट करनी है वो सूचना ले लेगा। ठीक है, तो ये हब क्या करता है, केवल संकेतों को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का कार्य करता है। इसको फिल्टर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, फिल्टर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक होता है स्मार्ट हब। कौन सा होता है, स्मार्ट हब। तो ये संकेतों को प्रसारण करने के अलावा नेटवर्क प्रबंधन का भी कार्य
कर सकता है। यानी अगर आपको नेटवर्क को मैनेज करना है तो आप डम हब से तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कौन से हब की आवश्यकता होती है? स्मार्ट हब की। किसकी आवश्यकता है? स्मार्ट हब की। एक होता है इंटेलिजेंट हब। कौन सा? इंटेलिजेंट हब। ये हब सभी प्रकार के नेटवर्क प्रबंधन की क्षमता तो रखता ही है। तो इंटेलिजेंट जो हब होता है वो नेटवर्क प्रबंधन की तो क्षमता रखता ही है, साथ ही ये एक से अधिक लैन को आपस में जोड़ भी सकता है। और साथ में ये क्या कर सकता है? एक से अधिक लैन है उनको भी आपस में क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। और एक से अधिक प्रकार के टोपोलॉजी की सुविधा भी प्रदान करता है। और ये क्या करता है? एक से अधिक प्रकार की टोपोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हो। जो डम हब है ना, ये केवल कौन सी टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है? स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? केवल स्टार टोपोलॉजी को। अब अगला है हमारे पास स्विच। देखो स्विच हब की तरह ही एक ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क युक्त डिवाइस है जो विभिन्न नोड्स यानी कंप्यूटर यानी डिवाइस को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। तो स्विच भी क्या करता है? जो बहुत सारे नोड्स या कंप्यूटर हैं उनको आपस में क्या करता है? जोड़ने वाली डिवाइस है। किंतु स्विच की कार्य प्रणाली साधारणतः हब की कार्य प्रणाली से अलग होती है। तो हब के अंदर भी मल्टीपोर्ट होते हैं और स्विच के अंदर भी मल्टीपोर्ट ही होते हैं, लेकिन इन दोनों की जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, दोनों का क्या है? अलग अलग होता है। जहाँ हब एक सोर्स यानी सोर्स से प्राप्त डाटा या सूचना हब से संबंधित सभी युक्तियों यानी डिवाइस को भेज देता है। तो हब क्या करता है? अगर उसके पास कोई सोर्स से डेटा आया है तो वो उस हब से जुड़े हुए जितने भी डिवाइस है उन सभी को वो सूचना आगे भेज देता है, जबकि भेजना तो किसी एक को था। समझ में आप कि सोर्स किसी एक कंप्यूटर ने सूचना भेजी है जो किसी हब के किसी दूसरे पोर्ट के अंदर कनेक्ट है। तो हब क्या करता है? जो सोर्स से हमारे पास सूचना आई, हब के पास जो सूचना आई, तो वो हब से जुड़े हुए जितने भी डिवाइस है उन सभी को वो सूचना भेज देगा। वहीं स्विच में स्रोत से प्राप्त डाटा और सूचना जो डेस्टिनेशन एड्रेस के अनुसार केवल जिसको गति पता है जिसको भेजना है कंप्यूटर या डिवाइस को ही प्रेषित की जाती है। जबकि स्विच क्या करता है? अच्छी तरह समझना, जब स्विच सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन स्विच के पास आती है तो स्विच केवल उसी को वो सूचना या संदेश या डाटा भेजता है जो इसकी डिमांड करता है, जो उसकी क्या करी? डिमांड। यानी स्विच ये पता लगा सकता है कि सूचना किसको भेजनी है। स्विच ये पता लगा सकता है कि सूचना किसको भेजनी है। तो दोबारा सुन लो, स्विच क्या करता है? जब सोर्स से स्विच के पास कोई भी सूचना आती है, क्या कोई भी सूचना आती है, तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है केवल वो उसी नोड्स को ये सूचना उपलब्ध करवाता है, सभी नोड्स को वे सूचना नहीं भेजता। यानी जो स्विच से जितने भी नोड्स जुड़े हुए हैं उन सभी को वो सूचना नहीं भेजेगा, केवल डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पर उसको भेजना था, पता था, उसी को ये भेजेगा। स्विच की सहायता से नेटवर्क में यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है। भाई ये सिंपल सी बात है। ये क्या करता है? फॉरवर्डिंग के साथ में क्या करता है? फिल्टरिंग भी करता है। और इसको मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। स्विच को हम क्या कह सकते हैं? मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। अब कहोगे सर यातायात को कैसे नियंत्रित करता है? तो ये केवल जैसे हब की तरह सभी को सूचना नहीं भेजकर केवल डेस्टिनेशन एड्रेस वाले को डिवाइस को ही क्या भेजता है? सूचना। इसीलिए अब ट्रैफिक अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। जब हम डाटा को भेजते हैं तो हमारे डाटा दो रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं? दो। डाटा संचरण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेत जो इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते हैं काम में लिए जाते हैं, और ये संकेत दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं एनालॉग और दूसरे होते हैं डिजिटल। जब डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डेटा होंगे वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो एनालॉग सिग्नल के रूप में हो सकते हैं या फिर वो किसके रूप में होते हैं? डिजिटल सिग्नल के रूप में।
तो पहला देखते हैं एनालॉग। ये संकेत समय के साथ सापेक्ष कंटिन्यूस रूप से ये निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जो देखो एनालॉग संकेत होते हैं ना, वो समय के साथ क्या होते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। लगातार क्या कहते हैं, बदलते रहते हैं। और एक एनालॉग सिग्नल का मान दी गई रेंज में कुछ भी हो सकता है। और जो एक एनालॉग सिग्नल है उसकी जो रेंज है उसके अंदर उसका मान कुछ भी हो सकता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचरण का उदाहरण है। जो हमारा टेलीफोन सिस्टम है वो किस रूप में काम करता है, एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है। अब है डिजिटल, तो ये संकेत है असतत होते हैं, यानी ये जो संकेत होते हैं ये परिवर्तित नहीं होते, समय के साथ बदलते नहीं हैं। एक डिजिटल सिग्नल है एक दी गई प्राचीन रेंज में से कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। तो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं तो एक रेंज के अंदर क्या कर, उसका मान कुछ भी नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ही मान है जिसको वो ग्रहण कर सकता है। ये संकेत ऑन या ऑफ अवस्था में संचालित होते हैं। और ये जो संकेत होते हैं या तो ऑन होते हैं या फिर ऑफ, यानी ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0 के रूप में संचालित होते हैं। तो आ गया एनालॉग का मतलब होता है कि ऐसे संकेत जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं और उनकी एक रेंज के अंदर उसका मान कुछ भी हो सकता है। इन सिग्नल का मान कुछ भी हो सकता है, अपन नहीं कह सकते इनका कोई फिक्स मान नहीं होता। जबकि जो डिजिटल संकेत होते हैं ना ये समय के साथ बदलते नहीं है, समय के साथ बदलते नहीं है और इनका जो मान होता है वो कुछ मान ही कुछ ही मान ग्रहण कर सकते हैं। और ये संकेत या तो ऑन होते हैं या फिर ऑफ, जिसे हम कहते हैं 0 या 1, यानी इस रेंज एक रेंज के अंदर ये इनके मान या तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, इनका कुछ भी मान नहीं हो सकता। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज अपना नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस है मैंने कोशिश की कि आप अच्छी तरह समझ पाए, लेकिन इनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहिए तो उनके अलग से वीडियो बना दूंगा। ये केवल क्लास 9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सूचना इनफ है। धन्यवाद।